ठीक है। कहते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। रेट के फैक्टर्स में था ना टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। हाँ जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है और प्रेशर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो ये याद नहीं होगा, लेकिन ये तो याद है ना कि प्रेशर वाला जो आपके पास फैक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में यूज होता है? गैसेस में। गैसेस के केस में यूज होता है। ठीक है। अच्छा, तो हमें रेट का हमें पता है, टेम्परेचर फैक्टर है, प्रेशर फैक्टर है, इसी तरह आपका सरफेस एरिया फैक्टर है, इसी तरह आपके पास और कंसंट्रेशन भी फैक्टर है, कैटलिस्ट भी फैक्टर है। ठीक है, इन सारी हाँ चीजों जी। से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज किया जा सकता है। कहता है ड्रॉ अ कर्व ऑन द एक्सिस टू शो द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिंपल गैसियस क्रिप्टॉन एटम्स एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर पे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप कैसी होती है? इस तरह की शेप होती थी ना बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ जी। हाँ जी। एक ऐसे बेल लाइक होता था, लेकिन थोड़ा सा कंप्लीट बेल नहीं होती, थोड़ी आगे इस तरह करके होती है। यस। ऐसे इस ठीक। तरह की एक शेप होती थी, जिसमें आपके पास कहता है लेबल द कर्व T1 एंड लेबल द एक्सिस। एक्सिस पे मैंने क्या चीजें प्लॉट कराई थी? वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं हम? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल। या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल। ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप आ गई, और साथ हमने एक्सिस को भी लेबल कर दिया 2 मार्क्स के लिए। अब आपसे कहता है ऑन द डायग्राम इन ए पार्ट 1 ड्रॉ द सेकंड कर्व टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ द क्रिप्टॉन एटम्स एट अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जाने से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किधर शिफ्ट खाती थी? एक सेकेंड। राइट की तरफ। राइट की तरफ जाती है और थोड़ा सा नीचे आती है। आपने इसको ट्रीट करना है एज अ थ्रेड। हाँ ठीक है, जी। तो जब मैं इसको आगे खींचूंगा तो एरिया अंडर ग्राफ राइट साइड पे थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है ना, तो हम इसको अगर बनाएं तो हमने कहा था कि हाई टेम्परेचर पे ग्राफ विल मूव फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा, उसने कहीं कहा तो नहीं हाँ है जी। कि टेम्परेचर भी लेवल करना है? लेबल द कर्व T1 एंड लेबल द एक्सिस, लेबल द सेकंड कर्व T2। ठीक है, बस सही है, एडमिट करो उसको। अच्छा, तो हमारे पास ये जो थी दिस वाज टेम्परेचर 1 पे, और जब टेम्परेचर बढ़ाया हाई टेम्परेचर पे गए तो ये T2 वाली कर्व है, जिसका एरिया अंडर ग्राफ इस पोर्शन से आगे क्या है, बढ़ चुका है। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी भी मार्क कर इतना दे इधर, ये एक्टिवेशन एनर्जी करके। हाँ जी। ठीक है, वैसे कोई रिएक्शन नहीं है, इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करने की जरूरत नहीं है। कोई रिएक्शन नहीं। तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ क्रिप्टॉन के एटम्स हैं गैसियस फेज में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि उसके पार्टिकल्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। थोड़ा सा रिवाइज कर हाँ जी। लेते हैं। इधर बिल्कुल थोड़े से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी कैसी है, कम है। बहुत लो मतलब एनर्जी वाले। एक्टिवेशन एनर्जी से बहुत कम है। ज्यादातर पार्टिकल्स कैसे हैं जिनकी एनर्जी कैसी है, थोड़ी मॉडरेट। सी कम। हाँ मॉडरेट। जी। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एनर्जी वेरी हाई एनर्जी होती है, ऐसी। ठीक है। हाँ जी। जिसको हम कहते होते थे अगर रिएक्शन होता तो हम कहते ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। अच्छा, यस। तो सेकंड कर्व भी लेबल करती कहता है द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्स द पार्टिकल्स बिहेव एज एन आइडियल गैस। स्टेट टू assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी एज अप्लाइड टू एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की assumptions याद है? हाँ जी। हाँ जी, क्या थोड़ी क्या सी। अज्यूम करते थे हम उसमें? दो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली लिखवाई थी आपको, कि नो इंटरमोलिकुलर फोर्स या वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। और एक और भी लिखवाई थी, ये वॉल्यूम कंटे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से नेग्लिजिबल होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर। भी एक पॉइंट है। इसके अलावा कोई याद है जो हमने लिखी थी? प्रेशर जो होता है वो कोलिजन की वजह से होता है। प्रेशर ऑफ द कंटेनर है जी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद द
वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ये भी सही है। इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन वाले पॉइंट याद है? हाँ जी। हाँ जी। सारी सारी जितनी भी हमने वो कोलिजन है वो हम कंसिडर करते हैं कि इलास्टिक है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, तो हाँ वो भी जी। पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे कहते हैं 2 grams ऑफ क्रिप्टॉन गैस इज प्लेस्ड इन अ सील कंटेनर ऑफ 5 dm क्यूब कंटेनर एट 120 degrees Celsius. Calculate the pressure in pascals of krypton gas in the container. Assume krypton gas behaves as an ideal gas. जैसे ही ये बात उसने आपको बोली, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए जी? जैसे ही उसने बोल दिया इट बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? पी वी इक्वल्स टू यस, एन आर टी। आइडियल गैस की इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तमाम आइडियल गैसेस पे अप्लाई होती है। तो हमें उसने हाँ क्या जी। क्या दिया हुआ है, हम जरा देखते हैं। उसने हमें दिया वॉल्यूम, उसने हमें दिया टेम्परेचर, उसने हमें दिया मैस, और उसने हमें दिया, उसने बोला कि जी प्रेशर बताओ। तो प्रेशर फाइंड करना है, वॉल्यूम गिवन है, मैस गिवन है, तो मोल्स भी गिवन है, इसका मतलब है हाँ जी। मैस है तो मोल आ जाएगा। आर की वैल्यू हमें पता होती है, टी की वैल्यू उसने बता दी, तो निकाल सकते हैं हम्म, प्रेशर। हाँ जी। तो प्रेशर वुड बी इक्वल टू, पैस्कल्स में प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो एन आर टी अपॉन वी। आपने याद रखना था कि यहाँ पे यूनिट्स क्या होते हैं, एन किस में होना चाहिए? मोल्स में। मोल होता है, आर कांस्टेंट वैल्यू है, एट टी पॉइंट किस थ्री में होता वन है? हाँ जी। केल्विन्स में। वॉल्यूम किस केल्विन में में। होता है? डीएम क्यूब में। नहीं, नहीं, मीटर क्यूब में होता है। मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, मीटर ये एक क्यूब। फिजिक्स की इक्वेशन है, तो आपने याद रखना है फिजिक्स में वॉल्यूम का एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब्स। तो यस यहाँ पे ओके। आपको फिर मीटर क्यूब में उसको इंसर्ट करना है, ठीक है, तब पास्कल्स में जवाब आएगा। तो पहले मुझे 5 dm क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कंसिडर करना है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने डीएम क्यूब होते हैं? 1000। 1000। और 1 डीएम क्यूब में कितने सीएम क्यूब होते हैं? 1000। 1000, जस्ट फॉर रिविजन। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 डीएम क्यूब होते हैं, तो 5 डीएम क्यूब जो है, 5 डीएम क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे? तो बेसिकली क्या करना है, 5/1000, तो हमें पता लग जाएगा 1000। मीटर क्यूब में कितनी आती है वैल्यू, 0.005 005। मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मिल गया मुझे एसआई यूनिट में। हाँ इसके जी। अलावा टेम्परेचर उसने केल्विन में नहीं दिया हुआ, डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो क्या कर सकते हैं, +273 करते होते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो क्या मिलता है, केल्विन टेम्परेचर मिलता है, कितना आएगा, 393। हाँ। 93। ठीक है, तो हम अपने पास प्रेशर इज इक्वल टू, अच्छा मोल्स का भी हल निकालना है। मोल्स का हल क्या है कि हमें मास चेंज ना करना पड़े। वो क्रिप्टॉन है तो फिर हमें पता है वो M/MR। यस, मैस ओवर एमआर कर सकते हैं ना, मोल्स को रिप्लेस कर दूं, हाँ जी। या फिर इस साइड पे जाके पहले मैस अपॉन एमआर करके मोल्स निकाल लो, 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो भी क्रिप्टॉन का एमआर है, और फिर मोल्स को इंसर्ट कर दो, या फिर जान छुड़ाने के लिए आप क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में हम पहले जरा मैस ओवर एमआर को लेते हैं, मोल्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद मैस अपॉन एमआर इंटू आर MR। इंटू टी। तो वी इधर जब सब्जेक्ट बनेगा तो मैस आर टी ओवर एम आर इंटू वी। तो अब हम डायरेक्ट प्रेशर निकाल सकते हैं, मैस कितना है, 2 ग्राम्स, इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.31, इंटू 8.31। टेम्परेचर इज 393 केल्विन, डिवाइडेड बाय 3। एम आर कितना है जी क्रिप्टॉन का? जल्दी देखो सर, A2 उसमें मैं देख लेती हूँ, क्रिप्टॉन ग्रुप 8 में होता है ना, 83.8 नजर आया? हाँ जी। तो 83.8 हाँ जी। हमारे पास इसका एम आर है, ठीक है। 83.8 इनटू वॉल्यूम कितना निकाला, 0.005 मीटर क्यूब्स। तो यहां से प्रेशर निकाल लोगे, 5। हाँ जी। ठीक है। तो ये 3 मार्क्स के लिए उसने आपसे पूछा है, इधर 3 मार्क्स इन्हीं चीजों के हैं। एक ये मोल निकाल लेंगे, ठीक है, जब आप इधर इंसर्ट करें, एक ये वॉल्यूम को, सॉरी, एक इन दोनों को कन्वर्ट करने का, और एक फिर फाइनल आंसर का इन पास्कल्स आपको वो देगा। कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस एट विच क्रिप्टॉन बिहेव्स मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। क्या कंडीशंस पढ़ी थी हमने कि आइडियल गैस बिहेवियर हाई अचीव करने के प्रेशर और लिए? लो टेम्परेचर। नहीं, उल्टा बोल दिया।
लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। हाँ, हाई टेम्परेचर देखो ना, हाई टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे से दूर हम्म। जाएंगे, हाई तेजी से मूव करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है ना। तो हमारे पास कंडीशन नंबर वन, हाई टेम्परेचर, सो वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरा, लो प्रेशर, so that the gas molecules are far apart, जिससे अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगी, या फिर सो द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लेजिबल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे ना तो पिस्टन को मूव करना पड़ेगा ऊपर। जब पिस्टन ऊपर मूव होगा कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये वाला फैक्टर जो है आपके पास लो प्रेशर है, दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो लो प्रेशर से मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाएंगे, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगेन। तो एज एन आइडियल गैस बिहेव करना चाहिए, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। या फिर जब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ जाएगा तो अब जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो अगेन आइडियल गैस की कंडीशन। क्लियर है। हाँ जी। अच्छा, कहते हैं क्रिप्टॉन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू मेक क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड KF2 गैस। क्रिप्टॉन और फ्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, KF2 बन गई है। ठीक है। कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इतनी है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इतनी है। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ KrF2 लेवल एक्टिवेशन एनर्जी एंड डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑन द डायग्राम। मुझे बताओ कि ये रिएक्शन किस तरह का है, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन कैसी है, पॉजिटिव। मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक कैसा है। है, एंडोथर्मिक, ऐसे ही है। हाँ। हाँ अच्छा, जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करते हैं। एब्जॉर्ब तो जो करते हैं। प्रोडक्ट बनता है वो हाई एनर्जी पे होता है या लो एनर्जी पे होता है। हाई एनर्जी पे होता है। यस। तो रिएक्टेंट की लाइन ये है, प्रोडक्ट की लाइन किधर आनी चाहिए, ऊपर। हायर एनर्जी पे। ऐसे तो ये हमारे प्रोडक्ट की लाइन हाँ आ जी। गई। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, इन दोनों लाइंस को जोड़ते किससे हैं, एनर्जी हमसे। एनर्जी हम से, तो एनर्जी हम से जोड़ दिया। एनर्जी हम से जोड़ने के बाद अब जरा लेबलिंग करते हैं। इनमें से जो रिएक्टेंट लाइन से लेके प्रोडक्ट लाइन तक लाइन जाएगी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डेल्टा एच। जो इस केस में कौन है, डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन। और उसको बताएंगे कि पॉजिटिव 60.2 किलो जूल्स ये एनर्जी जो उसने दी हुई है ना, उसको इधर लेवल करने के लिए। ठीक है। और दूसरा, रिएक्टेंट लाइन से लेके ऊपर एनर्जी हम तक, ये कौन सा एनर्जी चेंज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। और ये इस केस में कितनी है, पॉजिटिव 385 किलो जूल्स 5 पर किलो मोल। जूल। अब देखो वैसे असूलन भी तो एक्टिवेशन एनर्जी का एरो देखो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, हाँ जी। तो उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना डेल्टा एच से। हाँ जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेके यहां तक है, डेल्टा एच यहां से लेके जी। यहां तक है, तो ये तो छोटा सा एनर्जी चेंज है, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे है ना। तो देखो ना वैल्यूज भी उस तरह हाँ जी। उतर रही है उस पर सही तरीके से। अच्छा, अब कहते हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स हाउ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मुझे बताओ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप हमने सीखा था। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स की क्या चीज काइनेटिक इंक्रीज हो एनर्जी जाती है, बढ़ती है। इंक्रीज हो जाती है। आप पूरी बात देखेंगे, मैं सिर्फ आपको कनेक्टिविटी बता रहा हूँ। पार्टिकल्स की हम्म। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो हाँ जी। नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होती हैं, इंक्रीज। बढ़ जाती है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होती हैं, इंक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। स्पीड अप या यस। इंक्रीज। अब इसमें ना एक और चीज ऐड कर दूं, उसने बोला ना एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात करें। हम्म। तो जब रिएक्टेंट को आप हीट करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी,
जी। बढ़ जाएगी ना। हाँ जी। ऐसे तो अब ज्यादा हाँ जी। रिएक्टेंट ऐसे होंगे जिनके पास इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी आ गई, जी। जी। तो इसका मतलब है फिर ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम उसे बताएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है इंक्रीज, मोर नंबर ऑफ reactant molecules have energy equal to or greater than एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो उसके बाद नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएंगे। क्लियर है दी बात। हाँ जी। ठीक है। तो हम उसे कह सकते हैं कि जी व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू विच द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which have energy equal to या greater than activation energy increases, more number of effective collisions, rate of reaction increases। हमने सारी बातें उसको सुना दी। ठीक है। हाँ जी। तो ये हमारा पूरा सवाल था, बड़ा आसान सा था, इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ आपने क्या करना था, इसको जरा एक बार अटेम्प्ट करेंगे तो बड़ा इजी सा सवाल है। ये टॉपिक भी जो रेट वाला टॉपिक है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, जैसे वो आइडियल गैस वाले में सिंपल बातें हैं, इस तरह इसमें भी सिंपल बातें हैं। आगे कहते हैं द हैलाइड आयंस HCl HBr HI कैन अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन इन अ सील्ड कंटेनर एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एज शोन। ठीक है। सम बॉन्ड एनर्जीज आर शोन इन द टेबल, इक्वेशन उसने आपको दे दी है। कहते हैं यूज द डाटा टू कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन शोन। मुझे बताओ जब डाटा में सिर्फ बॉन्ड एनर्जीज दी हो तो क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए? वो इक्वेशन एनर्जी गिवन आउट वाली। यस। डेल्टा एच इज इक्वल टू, यानी इस रिएक्शन की डेल्टा एच किसके इक्वल होगी? जो भी एनर्जी गिवन इन है माइनस एनर्जी गिवन आउट, जो प्रोडक्ट में आउट। रिलीज हुई है। तो हाँ। हम कहेंगे जी इन हाँ एनर्जी जी। माइनस आउट एनर्जी। ऐसे अब हमारी आदत है हम हर चीज को हाँ खोल जी। के लिखते हैं ताकि हमें पता हो कि यार बॉन्ड एनर्जीज जो है वो कितनी दफा यूज यूज हो रही है। ठीक है। तो कहते हैं जी कि यूज द डाटा टू कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। HBr को तोड़ना है तो इक्वेशन क्या बनेगी? ऊपर तो जनरल इक्वेशन दी हुई है उसने, HX करके लिखा हुआ है, X इज द हाइड्रोजन एटम। HBr के लिए लिखना है तो इक्वेशन क्या बनेगी? 366। HBr is broken down into H2 gas plus X2। Br2। ऐसे ही है ना। हाँ, BR2। हाँ जी। हाँ जी। अब बैलेंसिंग करें तो राइट साइड पे दो हाइड्रोजन दो ब्रोमाइड, तो लेफ्ट साइड पे भी दो हाइड्रोजन दो ब्रोमाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही है। देखो इक्वेशन ऊपर कौन सी दी थी? जनरल इक्वेशन। हमने नीचे क्या किया, अपना पूरा रिएक्शन लिख लिया क्योंकि HBr की थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पूछा है उसने। अब हमारी आदत हाँ है जी। हम जरा खोल के लिखते होते हैं ताकि हमें बताओ इन एनर्जी कितनी है। हमारे पास इन एनर्जी कौन सी है, कितनी दफा आपके पास HBr के बीच में, देखो इधर बताया हुआ सिंगल बॉन्ड है, कितने जी। मोल कितनी दफा तोड़ना है, ये तो पर मोल एनर्जी चेंज है ना। 2 दफा। हमने कितनी हाँ दफा जी। तोड़ा? 2 दफा। तो 2 दफा। मैं लिखता हूँ जी डेल्टा एच में इन एनर्जी कितनी है? 2 टाइम्स HBr वाला बॉन्ड तोड़ो, उसके अलावा कुछ यस। तोड़ना है? नहीं। ठीक है। माइनस आउट एनर्जी में आपके पास एक दफा का हाइड्रोजन बनेगा, एक दफा क्या बनेगा? 436। ब्रोमीन ब्रोमीन। तो ये आउट हाँ एनर्जी जी। है कितनी है जी? एक दफा ये बनेगा एक दफा ये बनेगा। तो आउट में कौन कौन होना चाहिए हमारे पास? एक फोर हाइड्रोजन थर्टी सिक्स एच ऊपर एच सिंगल 93। बॉन्ड प्लस दूसरा कौन होएगा? बी ब्रोमीन। आर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। ये आउट जी। एनर्जी। ठीक है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स HBr के कितना है जी? 366। तो 2 टाइम्स 366 माइनस, उसके बाद हमारे पास है जी 1 टाइम्स 436 एंड 1 टाइम्स 193। तो 436 प्लस 193। करो जरा इसको, डेल्टा एच कितना आता है यहाँ से? ये आएगा जी 966 कितना होता है जी? 60 60 120, 120 प्लस 12, 132 हो गया। 132 प्लस 600, 732 माइनस 436 प्लस 193। और यार इसको कैलकुलेटर भी कर लो। जी, निकाली वैल्यू?
नहीं, 2 into कितना है? 2 into 366। ये बॉन्ड तोड़ा है ना, और ये बॉन्ड टूटेगा 366 किलो जूल से। तो हमने 2 दफा तोड़ा। आगे। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास 436 इधर लगेगी हमारे पास, और इधर लगेगा जी 193। ठीक है, इसको प्लस करो ना। जी, इन दोनों को ऐड करना है, फिर जो 2 टाइम्स 366 है उसमें से माइनस कर देना है। एग्जैक्ट ये ब्रैकेट्स लगा के ये शक्ल डाल दो ना कैलकुलेटर में। टू हाँ, इंटू 366 माइनस 436 प्लस 193 का जो भी सम है। एक सेकेंड। चलो ना, इतना क्या टाइम लगता है कैलकुलेटर पे। एक सेकेंड। 103। तो हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू 103। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या यूनिट होगा, किलो जूल्स पर मोल। मोल। तो इसका मतलब है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एच बी आर में 103 किलो जूल्स पर मोल लगते हैं। ओ नहीं नहीं, सबर सबर सबर, इधर देखो, पर मोल निकालना है ना। ये तो जो भी हाँ, डिकम्पोजिशन का एनर्जी चेंज आए, कितने मोल्स ऑफ एच बी आर तोड़े थे इसके लिए? 2। 2 मोल तोड़े थे। हमें पर मोल निकालने तो डिवाइड बाई 2 करके निकालेंगे। अच्छा। कितना आएगा अब? 51.5। 51.5 किलो जूल्स पर मोल अब आया। 1 मोल ऑफ एच बी आर के लिए कितनी डिकम्पोजिशन है? तो 51.5 किलो जूल्स पर मोल। आगे सुनो, कहते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 700 केल्विन्स HBr is approximately 10% decomposed. Changing the temperature affects both rate of decomposition and the percentage that decomposes. The Boltzmann distribution for the sample of HBr at 700 Kelvin is shown. Activation energy represents the activation energy for the reaction. Activation energy लेबल करके दी हुई है और कर्व बना के दी हुई है at 700 केल्विन्स। ठीक है, आगे आपसे क्या कहते हैं, यूजिंग द सेम एक्सिस sketch a second curve to indicate the distribution at a higher temperature. हाई टेम्परेचर पे क्या चीज चेंज होती है, कर्व की शेप चेंज होती है। हाँ जी। क्या एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, रिएक्शन की जो होती है? नहीं, नहीं एक्टिवेशन चेंज। एनर्जी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास कर्व क्या हो जाती है एट हाई टेम्परेचर्स, थोड़ा सा नीचे और हाँ जी। आगे से उठा देना उसको, ऐसी शेप बन जाती है। तो ये एट हायर टेम्परेचर ये कर्व की शेप आ गई। एक्टिवेशन हाँ एनर्जी जी, उधर की उधर ही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। क्लियर है? हाँ जी। With reference to the curve, state and explain the effect of increasing temperature on rate of decomposition of HBr. अच्छा जी, जब आप क्या चीज इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें ऑन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HBr, क्या इफेक्ट आएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से? अब ये देखो ना, ये HBr के मॉलिक्यूल्स हैं, ये फास्टर लो एनर्जी पे। डिकम्पोजिशन। ये HBr के मॉलिक्यूल्स हैं जो मॉडरेट एनर्जी पे थे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से अब मॉडरेट एनर्जी वाले क्या हो गए, कम, किधर मूव कर हाँ गए? जी, राइट साइड पे। विद एनर्जी इक्वल या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ज्यादा होगी ना। एक्टिवेशन एनर्जी। तो हाँ जब जी। ज्यादा है तो वो ज्यादा डिकम्पोज होंगे, जल्दी होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज। बढ़ जाएगा। तो वो बोल रहा है बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बिकॉज नाउ मोर नंबर ऑफ HBr molecules will have greater energy, greater energy जो कि इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, सो more number of HBr molecules will decompose
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, सो रेट ऑफ रिएक्शन, सो रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन, रिएक्शन, रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, तो डीकॉम्पोजिशन का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली मैंने उसको ये बताया ना कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से अब जो एच बी आर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज्यादा ज्यादा एच बी आर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जब उनके पास एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है तो वो ज्यादा इजीली डिकम्पोज होंगे, और पर यूनिट टाइम ज्यादा एच बी आर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी ये वाला पार्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस वाला चैप्टर, जो कि इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, वो अभी नहीं किया। तो वो जब हम करेंगे उस पर तब आएंगे। अम, अच्छा, इधर आए जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस विद रेफरेंस टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट देम। हम एच आई इज अप्रोक्सीमेटली 20% डिकम्पोज। अच्छा, वैसे इधर बताओ मुझे, हम एच बी आर में और एच आई में जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम क्या चीज चेंज कर रहे हैं? ग्रुप 7 वाला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऐसे ही। अच्छा, किधर मूव कर रहे हो? हाँ जी। हाइड्रोजन में डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं या किधर मूव कर रहे हैं एच बी आर और एच आई में? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप। इसका मतलब है कि अदर। आयोडीन का साइज बड़ा है या ब्रोमीन का? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो। आयोडीन का साइज बड़ा है। यस, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है ना, पीरियड चेंज हो रहे हाँ हैं। जी। हाँ जी। और इसका स्मॉलर साइज है। यस। ठीक है, अब जरा बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। अगर आपके पास ब्रोमीन का साइज छोटा है तो इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होगी, जिसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगी? कम। जबकि जब आयोडीन का साइज बड़ा है तो इन दोनों के जो न्यूक्लियस होंगे इनमें अच्छा खासा डिस्टेंस होगा। साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो हाँ जाएगी जी। इन दोनों की? बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमने एक रिलेशनशिप हाँ जी। पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। नहीं, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स। ठीक है, आपने कैसे दिमाग में रखना है? आपने दिमाग में रखना है क्या रहेगा, अगर मेरे पास लंबा सा रूलर हो ना तो उसको बीच में से तोड़ना मेरे लिए ज्यादा जोर नहीं लगता, आराम से टूट जाता है। ठीक है। लेकिन तोड़ते हाँ जी। तोड़ते 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 जब स्मॉल पीसीस पे आ जाते हैं और उनको दरमियान से तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी अब छोटा सा एक रूलर है उसको बीच में से तोड़ने की कोशिश करोगे तो ज्यादा जोर लगता है कि नहीं? हाँ जी। ठीक है, तो इस तरह बॉन्ड लेंथ को आपने दिमाग में रखना है और बॉन्ड एनर्जी को उससे रिलेट करना है कि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतना आसानी से बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, उतना स्ट्रेच है ना, उतना तोड़ना उसको आसान है, उतना वीक बॉन्ड है वो। जबकि जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी उतना उसको तोड़ना मुश्किल होगा। पेंसिल वाली एग्जांपल भी है, अगर एक लंबी सी पेंसिल हो ना तो बीच में से तोड़ना आसान होता है उसको। ठीक है, लेकिन अगर एक बिल्कुल छोटी पेंसिल है उसको बीच में से तोड़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ा जोर ज्यादा लगेगा उसमें। तो अब मुझे बताओ जरा, वो बेसिकली कह रहे हैं कि यार जो आपका एच बी आर है ना वो 10% डिकम्पोज होता है इसी टेम्परेचर पे, जबकि एच आई अगर इसी टेम्परेचर पे ले आओ तो वो 20% डिकम्पोज होता है। ऐसी क्या बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ में जिसकी वजह से यह काम हो रहा है? तो हम उसे बता सकते हैं ना कि एट 700 केल्विन एच बी आर का जो बॉन्ड है ये क्या होता है? मुश्किल होता है तोड़ना या आसान होता है? मुश्किल होता है तोड़ना। बॉन्ड लेंथ इसकी क्या है? कम। तो कम बॉन्ड है। एनर्जी इसकी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। जबकि हाँ जी। एच आई का बॉन्ड देखें तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा। ज्यादा। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगा। कम। तो एच आई को ज्यादा डिकम्पोज होना चाहिए उसी टेम्परेचर पे। हाँ जी। तो यही आपने उसको एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है कि जी सिंस एच बी आर हैज अ स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो इट विल हैव ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी, देयर फॉर उसकी जो डिकम्पोजिशन होगी एट 700 केल्विन वो लेस होगी कंपेयर टू एच आई विच इज विच हैज अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ या विच हैज अ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी उसकी लेस होगी। तो मोर एच आई डिकम्पोजेज एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा जी, आगे कहते हैं जी कि अच्छा, ये भी नहीं कर सकते, इक्विलिब्रियम का सवाल है ये, अभी नहीं कर सकते।
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ये भी नहीं कर सकते। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, के सी भी नहीं कर सकते। टोटल प्रेशर, के पी भी नहीं कर सकते। चलो, बस अभी के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ आपको। अब ये जो अगला सवाल है ना, आपने जरा खुद भी अटेम्प्ट करना है, देख लो नोट्स की। वैसे आपको अगर सिर्फ थोड़े बहुत भी याद थे तो आधे से ज्यादा जवाब आपने दे दिए। इसको जरा कर लेना। अभी मैं अभी आपको नोट्स भेज देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करें ठीक ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास से इक्विलिब्रिया का चैप्टर शुरू करें। ये भी आसान सा सवाल है। इसमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। फिर उसके बाद है जी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इस पार्ट को छोड़ देना, ये नहीं कर सकते हम। और इसके अलावा बाकी चलो, हाँ ठीक है, इस पार्ट तक कर लेना, सेकंड पार्ट तक इस सवाल के। है सर, इसका स्क्रीनशॉट भेज दो। अच्छा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम का लफ्ज आ जाए ना, और जहाँ पे हमारे पास ले शार्टलियर प्रिंसिपल का लफ्ज आ जाए, वहां छोड़ दें। ठीक है। अब ठीक इसको है। क्या स्क्रीनशॉट करेंगे हम। ये मैंने भेजी हुई है, इसको अटेम्प्ट कर लेना एक बार। ठीक है, अच्छा ठीक। जो जो अटेम्प्ट होता है सारा अटेम्प्ट करो, जो नहीं होता उसको छोड़ देना। थैंक